Hello everyone. In last video we have discussed about two types of financial decision. You know there are three types of financial decision. First, investment decision. Second, financing decision. And the last third, dividend decision. इन टू डिसीजंस के बारे में हम लोग रीड कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? हम डिसाइड करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड how much should be retained. आपको ये बताया था कि डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट में से दिया जाता है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किसमें? शेयर होल्डर्स में। किसमें? शेयर होल्डर्स में। उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। और जो पार्ट हम रख लेते हैं, इट मीन्स कि वो पार्ट जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। तो डिविडेंड डिसीजन क्या है? जिसमें हम ये डिसाइड कर रहे हैं हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स में कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितना रखा जाए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जो शेयर होल्डर हैं वो भी क्या हों? सेटिस्फाई हों। क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम डिविडेंड मिले, हमें मैक्सिमम डिविडेंड मिले, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते शेयर होल्डर्स को। कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमने डिविडेंड कितना देना है या नहीं देना, देना है तो कितना देना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट पॉइंट आता है अर्निंग। अर्निंग मतलब प्रॉफिट। जो डिविडेंड है वो दिया जाता है प्रॉफिट में से। प्रॉफिट कौन सा? प्रेजेंट प्रॉफिट, इट मीन्स कि करंट ईयर प्रॉफिट, और रिजर्व्ड प्रॉफिट यानी कि पहले वाला प्रॉफिट। तो अगर हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या है? ज़्यादा है, इट मीन्स कि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर कर देगी, डिविडेंड ज़्यादा दे देगी। अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी है, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, तो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे देती है। सेकंड आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी मतलब सेम। अगर आपकी मतलब एक कंपनी की अर्निंग स्टेबल है, इट मीन्स कि उसे सेम रेट से एवरी ईयर प्रॉफिट होता है, कि लाइक लास्ट 5 ईयर्स से उसे एवरी ईयर 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब स्टेबल चल रहा है, तो कंपनी ये मानकर चलती है कि इस साल भी मुझे प्रॉफिट होगा। आपको ये पता है कि जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है। प्रॉफिट का कुछ पार्ट तो हम डिवाइड कर देते हैं और कुछ पार्ट रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। जब फ्यूचर के लिए किस लिए रखा जाता है? ताकि फ्यूचर में कल को रिस्क आ जाए, उसको हम फेस कर सकें। लेकिन जब आपको पता है कि आपको हर साल प्रॉफिट हो रहा है सेम रेट से, तो आप ये मान के चलोगे कि इस साल भी हमें प्रॉफिट होगा। अब जब आपको पता है कि इस साल भी हमें इतना प्रॉफिट होगा, तो आप रखोगे कम, डिविडेंड ज़्यादा दे दोगे। क्योंकि रखते किस लिए हैं? रिस्क को फेस करने के लिए। जब आपको पता है कि मुझे सेम अर्निंग हो रही है, एवरी ईयर सेम रेट से प्रॉफिट हो रहा है, तो आप डिविडेंड ज़्यादा दे दोगे। उसके बाद आता है थर्ड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कई बार क्या होता है, एक कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर, कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। अब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। ठीक है, अगर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हम सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो हमारे पास बचेगा नहीं।
बचेगा नहीं तो हम क्या है, जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको हम ग्रैब नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम प्रॉफिट को कम डिस्ट्रीब्यूट करें, इट मीन्स कि अगर हम डिविडेंड कम दे रहे हैं, मतलब हमारे पास पैसा ज़्यादा पड़ा है, अब पैसा हमारे पास पड़ा है उसको हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर बिजनेस के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो उसे डिविडेंड कम देना चाहिए, ताकि वो रिटेन ज़्यादा करे और रिटेन किए हुए पैसे को वो आगे इन्वेस्ट कर सके। आया समझ? क्या बताया? डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ मच शुड बी रिटेन्ड। कितना प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना रिटेन करें। अर्निंग, अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी है, इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, उसकी प्रेजेंट अर्निंग और उसका हम रिजर्व प्रॉफिट की बात करते हैं, उसमें से डिविडेंड दिया जाता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है तो डिविडेंड ज़्यादा दे दो, कंपनी का प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम दे दो। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है, मीन्स कि हमें एवरी ईयर सेम रेट से प्रॉफिट हो रहा है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर भी सेम रेट से क्या होगी, अर्निंग होगी, तो हम डिविडेंड क्या करते हैं, ज़्यादा दे देते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर हमारे पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए होता है क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो हम डिविडेंड कम देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, कैश फ्लो पोजीशन। हमने ये कहा कि हम प्रॉफिट को देखते हैं, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो डिविडेंड ज़्यादा दे दो, अगर प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम, ये चीज़ होती है। अब कई बार क्या होता है, प्रॉफिट तो ज़्यादा है, प्रॉफिट तो हमें है, बट हमारे पास कैश ही अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप लोग क्या करते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इधर क्या लिखते हो, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर आपकी सेल ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इस सेल में कैश और क्रेडिट दोनों सेल लिखते हो, तो हो सकता है आपकी क्रेडिट सेल ज़्यादा हो। अब सेल इंक्रीज होने से आपका प्रॉफिट तो इंक्रीज हो गया, बट आपने जो सेल कर रखी है वो क्रेडिट पर ज़्यादा कर रखी है। इट मीन्स आपके पास कैश तो नहीं है ना, आपने तो लोगों से पैसा लेना है। तो उस केस में हम क्या देखते हैं, कैश अवेलेबिलिटी को भी देखते हैं, कैश फ्लो पोजीशन भी देखते हैं। अगर कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो अच्छी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड ज़्यादा दे देंगे। हम क्या करेंगे, डिविडेंड ज़्यादा दे देंगे। और अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, उसके पास इनफ कैश अवेलेबल नहीं है, तो हम डिविडेंड कम दे देंगे। आया समझ? उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी एक फैक्टर है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि क्या करते हैं, शेयर होल्डर मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 पर्पज़ हो सकते हैं। या तो उनका जो पर्पज़ है वो है रेगुलर इनकम गेन करना। क्या गेन करना, रेगुलर इनकम, कि उनको रेगुलर इनकम मिले। या फिर कुछ लोग इस पर्पज़ से इन्वेस्ट करते हैं कि उनको कैपिटल प्रॉफिट मिले। 2 टाइप्स के होते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो रेगुलर इनकम के पर्पज़ से इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट। अब कहोगे कि रेगुलर इनकम मतलब, ये देखो डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है, एक रेगुलर इनकम है। मतलब उनको पता है कि हमें मिलना ही मिलना है, रेगुलरली हमें कॉन्टीन्यूसली मिलेगा, डिविडेंड से जो इनकम आएगी उससे हम अपने जो भी एक्सपेंडिचर हैं उसको बियर कर लेंगे। तो इन केस अगर ये वाले शेयर होल्डर की मेजॉरिटी है,
इट मीन्स कि ऐसे शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं, तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी। तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर ये वाले लोग ज़्यादा हैं, मतलब जो कहते हैं कि हमें डिविडेंड चाहे ना मिले, जो पैसा है वो क्या कर दो, कहीं और इन्वेस्ट कर दो, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से इनकम होगी, तो वो क्या बन जाता है, कैपिटल गेन। तो अगर ऐसे वाले ज़्यादा हैं तो डिविडेंड कम। हम क्या देखते हैं, शेयर होल्डर के प्रेफरेंस। अगर रेगुलर इनकम वाले शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं तो कंपनी उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, और अगर जो शेयर होल्डर्स हैं वो कैपिटल प्रॉफिट वाले ज़्यादा हैं तो कंपनी क्या करती है, उसके पास फ्रीडम होती है, वो डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, वो कम डिक्लेयर करती है ताकि उस मनी को कहीं और वो इन्वेस्ट कर दे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। अब ये देखो, टैक्स, इनकम पर टैक्स तो लगता ही है, ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। अब क्या होता है, जो डिविडेंड होता है, मतलब डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड क्या होगी, इनकम होगी, तो उस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग किसको देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को, कि शेयर होल्डर्स के लिए इनकम है तो शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, यू आर रॉन्ग। जो टैक्स है किस पर, डिविडेंड पर। अदर इनकम की बात नहीं कर रही मैं, डिविडेंड की बात कर रही हूँ। जो डिविडेंड से इनकम हुई है उस पर जो टैक्स है शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होता है, मतलब शेयर होल्डर को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता जो उसको इनकम होती है, किससे, डिविडेंड से, ठीक है। तो शेयर होल्डर तो क्या चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले, क्योंकि हमें तो टैक्स पे करना नहीं है। अब जो डिविडेंड है उस पर टैक्स कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी। उस डिविडेंड पर टैक्स कौन पे करता है, कंपनी पे करती है। तो टैक्सेशन पॉलिसी भी अफेक्ट करती है किसको, डिविडेंड को। अगर तो टैक्स रेट है ज़्यादा, इट मीन्स कि कंपनी को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि जितना ज़्यादा डिविडेंड उतना ज़्यादा टैक्स, क्योंकि जितना ज़्यादा डिविडेंड उतनी ज़्यादा इनकम, शेयर होल्डर्स के लिए उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो कंपनी डिविडेंड कम देगी, टैक्स रेट ज़्यादा तो कंपनी डिविडेंड कम देगी, और अगर टैक्स रेट कम तो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करेगी। आया समझ, मतलब वाइस वर्सा चलेंगे कि अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो कंपनी खुद का फ़ायदा तो ऑब्वियस है सोचेगी सी, तो वो डिविडेंड कम डिक्लेयर कर देती है, और अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर कर देती है। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन कहते हैं कि डिविडेंड का, स्टॉक मार्केट रिएक्शन में हम ये देखते हैं ना कि शेयर का मार्केट प्राइस कितना अप जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है। तो कहते हैं जो डिविडेंड होता है और जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस किसका, शेयर्स का, ये क्या होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। इट मीन्स कि अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, अब जो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे रही है, ऑब्वियस है उस कंपनी की और लोग अट्रैक्ट होंगे, यानी कि हर कोई उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा। आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाने का सोच रहे हो, 4 बैंक है आपके सामने, एक 5% दे रहा है, एक 6% दे रहा है, एक 7% दे रहा है, एक 8% दे रहा है। आप क्या ए वाले में पैसे डिपॉजिट करवाओगे, नहीं ना, कहाँ करवाओगे, डी वाले में करवाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है। तो कहते हैं कि जहाँ पर डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर लोग क्या करेंगे, अब हर कोई क्या करेगा, डी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेगा, डी बैंक में डिपॉजिट करना चाहेगा। तो वही कह रहे हैं कि डिविडेंड और मार्केट प्राइस का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। इट मीन्स कि जब एक कंपनी हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ बन जाती है। गुड न्यूज़ बनेगी तो क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, उस कंपनी के शेयर की क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी।
अब डिमांड इंक्रीज होगी तो ये तो आपको पता है ना, प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक जो फाइनेंस मैनेजर होता है ना, जिस टाइम वो डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेता है, जिस टाइम वो ये डिसाइड करता है कि कितना मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, कितना मैं रिटेन करूं, तो वो इस चीज़ को भी माइंड में रखता है, इस फैक्टर को कंसीडर करता है कि अगर मान लो मैंने डिविडेंड कम दिया तो मेरी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, मेरे शेयर का मार्केट प्राइस डाउन चला जाएगा। लेकिन इन केस मैं डिविडेंड ज़्यादा देता हूँ तो मेरी कंपनी की रेपुटेशन बनेगी और मेरी कंपनी के जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस क्या करता है, अफेक्ट करता है किससे, रेट ऑफ डिविडेंड से। तो हर कोई कंपनी क्या चाहती है कि उसके जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो कभी डाउन ना जाए, कभी भी डाउन ना जाए। आया समझ। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, असेस टू कैपिटल मार्केट। असेस टू कैपिटल मार्केट मतलब अब ये देखो, बिज़नेस चला रहे हैं, बिज़नेस चलाने के लिए तो ये तो है नहीं कि हमें फंड्स की, पैसे की नीड वन टाइम होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें कॉन्टीन्यूसली रेगुलरली क्या चाहिए होता है, मनी चाहिए होती है। तो अगर हमें लगता है कि हमें जब भी मनी की नीड होगी तो हमें कैपिटल मार्केट से मनी ईजिली मिल जाएगी। कैपिटल मार्केट सिंपल सा एक बार बता देती हूँ, शेयर्स डिबेंचर्स की हम बात करते हैं, डिटेल में 10th यूनिट में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, कि अगर कल को हमें पैसे चाहिए, हम मार्केट में शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर लेंगे और हमें ईजिली मनी मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, आज डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर कर दोगे, आप डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर कर दोगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कैपिटल मार्केट से मनी जो है इजीली कोलेक्ट नहीं हो सकती फ्यूचर में, तो आज आप रखोगे ज़्यादा और डिविडेंड दोगे कम, डिस्ट्रीब्यूट कम करोगे और रिटेन्ड ज़्यादा करोगे। क्योंकि आपको पता है कि मुश्किल है मार्केट से मनी लेना, तो आप क्या करोगे, रखोगे ज़्यादा, बचाओगे ज़्यादा और दोगे कम। सॉरी। नेक्स्ट आता है 9th, लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट क्या होता है कि जब भी हम डिविडेंड पॉलिसी को लेकर चलते हैं तो हम मतलब जो एक कंपनी है वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती, मतलब उसे कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ता है, जो लीगल रूल्स वगैरह होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविज़न एक कंपनी जो डिविडेंड है वो अपनी पेड अप कैपिटल में से नहीं दे सकती। एक कंपनी डिविडेंड अपनी पेड अप कैपिटल में से नहीं दे सकती, क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी ये सोचती है कि मेरे पास कैश तो अवेलेबल नहीं है या मेरे पास प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया कि डिविडेंड का और मार्केट प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसको ये लगता है कि अगर मान लो मैं डिविडेंड नहीं देता तो मेरा मार्केट प्राइस जो है मेरे शेयर्स का डाउन चला जाएगा, मेरी कंपनी की रेपुटेशन डाउन होएगी। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास कैपिटल पड़ी है ना, मैं उसमें से डिविडेंड दे देता हूँ। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पेड अप कैपिटल से डिविडेंड देते हो तो जिससे क्या होएगी, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, जिससे क्या होएगी, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और जो डेट प्रोवाइडर होते हैं उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी सिक्योरिटी को ये अफेक्ट करेगा। तो डिविडेंड आप कहाँ से दे सकते हो, करंट ईयर प्रॉफिट से या फिर जो आपका पास्ट ईयर प्रॉफिट पड़ा है। आप पेड अप कैपिटल से डिविडेंड नहीं दे सकते, दिस इज अ लीगल कंस्ट्रेंट। यू हैव टू फॉलो द लीगल फॉर्मेलिटीज, यू हैव टू फॉलो द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है 10th, कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। यहाँ तो क्या है, लॉ की हमने बात की कि लीगली क्या है, आप पेड अप कैपिटल से डिविडेंड नहीं दे सकते। यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल, कई बार क्या होता है, लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने अभी बोला कि कंपनी ये कहती है कि अगर हमने डिविडेंड ज़्यादा दिया
तो मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, डिविडेंड नहीं देते तो शेयर होल्डर अनसेटिस्फाई हो जाएंगे, हमारी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी ये सोच रही है कि मैं क्या कर दूँ, डिबेंचर्स इशू कर दूँ, मैं क्या कर दूँ, डिबेंचर्स इशू कर दूँ या फिर लोन ले लूँ बैंक से लोन लूँगा या फिर डिबेंचर इशू करता हूँ तो मेरे पास जब मनी आएगी ना, उस मनी से मैं डिविडेंड पे कर दूँगा। ये कंपनी सोच रही थी। अभी कंपनी ये सोच ही रही थी, क्या हुआ, जिस टाइम उसने डिबेंचर्स होल्डर को कहा, डिबेंचर्स इशू किए या फिर उसने लोन के लिए अप्लाई किया, तो उन डिबेंचर्स होल्डर्स या फिर उन लैंडर्स ने क्या की, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमारे पैसे का यूज़ आप डिविडेंड के लिए नहीं कर सकते, कि हमारे पैसे का यूज़ जो है आप डिविडेंड के लिए नहीं कर सकते। तो ये थे पॉइंट्स डिविडेंड डिसीजन के जो आज की वीडियो हमने डिस्कस किए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।